हेलो ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो आपको वो रिस्पेक्टिव ग्रीटिंग्स। अब ऐसा हो गया ना कि ये एक आकाश सर का जिंगल सा हो गया कि आते ही दिस इज द स्टेटमेंट जो आकाश सर को डिनोट करता है। एनीवेज, आप लोगों से ये बोलना था कि होप आप अच्छे से पानी पी के अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हो। बहुत गर्मी शुरू हो गई है, बाहर ऑलरेडी 44-45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। अब वो टेम्परेचर जो आज पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं पे एवरीथिंग हमारे ही रीजन की वजह से है। ओके, वी शुड एग्री टू दैट। कुछ नेचुरल चीजें मैटर करती है, जैसे एल नीनो चल रहा है जो हमने पहले वीडियो में मैंने बता दिया है क्या रीजन है, बट बहुत हद तक हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन भी ये चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी होने चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट दिस इज बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द एक्शंस दैट वी एज ह्यूमन बींग्स हैव taken, and because of that all this weather conditions and this environment के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो कई हद तक हमारी वजह से भी है। अब उसी चीज को लेते हुए लेट अस टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ग्रेड 8 के अंदर सीबीएसई ने भी ये एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है सो दैट ऑल आर अवेयर कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। अभी तक ईवीएस के अंदर हमें बोला जाता था पेड़ उगाओ, ये करो वो करो, बट बहुत साइंटिफिकली बहुत ब्यूटीफुल वे में ये चैप्टर सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रेड 8 में, और वो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। हम नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे यूज करें, क्या करना चाहिए, कौन सी चीज को नेचुरल रिसोर्सेस बोल रहे हैं, बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से ये चैप्टर डिजाइन किया गया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर टुडे, ग्रेड 8 सोशल साइंस, फर्स्ट चैप्टर द नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, अब जब मैं बोलता हूं नेचुरल रिसोर्सेस तो ये आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कैसे हम चीज को नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं, हमेशा याद रखना, कोई भी टर्म्स आप इंट्रोड्यूस करो या तो फिर आप सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दैट टर्म, क्योंकि अगर जो वो टर्म आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कुछ रीजन है जिस हिसाब से इसको टर्म दिया गया है। तो जब कोई मैं नेचुरल का मतलब मेरे को पता है एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर हमारे आसपास में कौन सी चीज है उसको हम नेचर बोलेंगे, ठीक है। इवन वी आर नेचर, राइट। बट मैं रिसोर्सेस कब बोलूंगा उस चीज को, तो ह्यूमन को नेचर की कोई चीज जो ह्यूमन के लिए बेनिफिट हो, जो उसको यूज कर सके हम, उस चीज को हम नेचुरल रिसोर्सेस बोलेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, लेट अस से ट्री, एक पेड़ का वुड हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट ट्री अ नेचुरल रिसोर्स। बट नेचर के अंदर ऐसी कोई चीज होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस हम ले लेते हैं कोई पत्थर, ओके, रैंडम कोई पत्थर पड़ा है इधर, वो पत्थर मेरे यूज में नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई मैं वो चीज को नेचुरल रिसोर्स नहीं बोलूंगा। ओके, सो कोई भी चीज जो ये ह्यूमन के यूज में आए उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे, उसको हम रिसोर्सेज बोलेंगे, बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर कंफर्ट, फॉर देयर डेली लाइफ, या तो फिर कोई भी काम की चीजों के लिए यूज आ जाता है तो उसको हम रिसोर्सेज बोल देंगे। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज, जब मैं कोई चीज को रिसोर्स बोल रहा हूं तो वो रिसोर्स बुलाने के लिए there are three conditions. If I want to say a resource, let us say an object or a thing is a resource, for that it has to fulfill three conditions, और वो तीन कंडीशन में से सबसे पहली कंडीशन है technologically accessible. That resource or that material or that useful thing from nature जो ह्यूमन के लिए यूज आने वाली है वो पहले टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। यहां पे टर्म आता है एक्सेसिबल, ACCESSIBLE, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब जो चीज को मैं हासिल कर सकूं, मैं उसके तक पहुंच सकूं, इट हैज टू बी एक्सेसिबल, मैं उसके पास पहुंच सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबल। सो टेक्नोलॉजी की मदद से उसको मैं उसके पास में पहुंच सकूं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। अब टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ? टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ आपका इंटरनेट नहीं, टेक्नोलॉजी मतलब एनी टूल्स विच विल बी यूजफुल, जो हमारा काम कुछ हद तक हमारे को हेल्प करे वो चीज को सिंपल करने के लिए।
ओके, सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी हुई, बट एट द सेम टाइम आपका गाड़ी इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी, अ कार इज अ टेक्नोलॉजी, अ व्हील इज अ टेक्नोलॉजी, अ फायर इज अ टेक्नोलॉजी। तो सारी चीजें समवेयर और द अदर विच हेल्प्स अस टू मेक आवर वर्क सिंपलर इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो मशीन्स आपकी टेक्नोलॉजी का एक सब पार्ट आ जाता है, ठीक है। सो वो मशीन्स की मदद से, वो टूल्स की मदद से मैं कोई चीज को ले सकता हूं, मैं उस तक पहुंच सकता हूं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मैं उसको रिसोर्स बोलूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम दो चीज का, और ये तीनों की जगह जैसे हम उसके ऊपर फिल्ट्रेशन करेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे क्या वो चीज मेरे लिए रिसोर्स है कि नहीं है। सो पहली चीज, तीन चीज देखते हैं लेटर से। तो पहली चीज लेटर से पेट्रोलियम, सेकेंड चीज मैं ले रहा हूं लेटर से कि कोई दूर यूनिवर्स के अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो मेरे को, जैसे आपने फॉर एग्जांपल लेटर से मार्वल की मूवी थी आपकी पैंथर, ओके, तो वो पैंथर मूवी के अंदर दे यूज्ड टू यूज दैट मटेरियल कॉल्ड वर्बेटिम, ओके। सो वो चीज जो सारी की सारी चीज को रोक सकता है, विच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, ओके, वो चीज अपन ले लेते हैं जो अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, पर लेट अस से कि वो अवेलेबल है कोई और यूनिवर्स के अंदर, ओके। थर्ड चीज अपन ले लेते हैं लेट अस से कि एक पीपल के पेड़ का वुड, ओके। तीन चीज, तीनों चीज आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल टू मी, यस। पेट्रोलियम मैं टूल की मदद से उसको अर्थ से निकाल सकता हूं। दूसरी चीज, दैट मटेरियल विच इज अवेलेबल ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। व्हाई? बिकॉज हम स्पेस का यूज, स्पेसशिप का यूज करके वहां जा सकते हैं। भले राइट नाउ हमारे पास वो एक्सेसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट अगेन इज इट एक्सेसिबल? यस, इट इज एक्सेसिबल। सो हां, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मैं उसको रिसोर्स बोलूंगा। तीसरी चीज, पीपल का पेड़, द वुड ऑफ द पीपल ट्री, यस, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सो इट इज रिसोर्स टू मी। सो तीनों केस में पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। बट लेट अस से ऐसा कोई मटेरियल है जो हमने आज तक देखा नहीं है, बट इट इज ओनली अवेलेबल ऑन एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी है हमारे पास? अभी नहीं। सो दैट मटेरियल इज कंसिडर्ड, इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ रिसोर्स फॉर अस। क्यों? क्योंकि पहली ही कंडीशन के ऊपर इट रिजेक्ट्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट्स हैज टू बी इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब जितना मैं इनपुट दे रहा हूं, जितना मैं अपने एफर्ट डाल रहा हूं, जितना मैं पैसा दे रहा हूं वो चीज को एक्सेस करने के लिए, उसका आउटपुट भी उतना एटलीस्ट मेरे को उतने लेवल तक मिलना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर जो मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं वो चीज को एक्सेस करने के लिए, तो उससे एटलीस्ट 100 रुपीज का मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए, उसका यूज मिलना चाहिए। 100 से ज्यादा मिला, वेल एंड फाइन, बट एटलीस्ट 100 रुपीज का मेरे पास उसका रिटर्न आना चाहिए। सो अब हम इकोनॉमिकली फिजिबल समझ में आ गया। अब हम तीनों एग्जांपल के ऊपर देखते हैं। सबसे पहला पेट्रोलियम, यस, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। मैं 100 रुपए डाल के अगर जो पेट्रोलियम निकाल रहा हूं, तो उसके सामने पेट्रोलियम में से अलग अलग बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं, और हर एक बाई प्रोडक्ट को मैं अपने अलग अलग काम में यूज कर रहा हूं। तो 100 रुपए जो मैंने लगाए, उसके सामने मेरे को 100 रुपए से ज्यादा उसका यूज मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल ऑल्सो, पेट्रोलियम। अब दूसरा हमारा केस कि वो एक रिसोर्स, एक मटेरियल जो बहुत ही स्ट्रांग है, but it is not available on earth, it is available on, let us say, a planet Jupiter or something. That's a hypothetical case example, okay? So वो जुपिटर के ऊपर अवेलेबल है। अब वो चीज यहां से मैं जुपिटर के ऊपर जाऊं, वहां से माइन करूं और वापस लेके आऊं, क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है राइट नाउ फॉर मी? नो। मैं जितनी दूर जुपिटर पे जा रहा हूं, उसके सामने उसको वापस लेके आ रहा हूं, जितना खर्चा कर रहा हूं, उसके सामने उसका यूज is not right now feasible for me, that's why वो चीज इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो सेकेंड पार्ट गेट्स रिजेक्टेड। द सेकेंड रिसोर्स, व्हाट वी यूज टू कॉल रिसोर्स, वो रिसोर्स है वो हमारे यूज के लिए आ सकता है, बट इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई विल नॉट कॉल इट अ रिसोर्स। थर्ड, द टिम्बर ऑफ द वुड ऑफ द पीपल ट्री, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल। बहुत सिंपल है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है मेरे को वो पेड़ का वुड लेना। सो
So it is again economically feasible for me. So 3 रिसोर्सेज में से 2 रिसोर्स हमारे टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी भी क्रॉस कर दिया, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी क्रॉस कर दी. नाउ लेट अस गो टू द थर्ड कंडीशन, कल्चरली एक्सेप्टेबल. मतलब वो मेरे कल्चर के अंदर, एज अ ह्यूमन के कल्चर के अंदर वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. पीपल शुड नॉट कंसिडर इट एज अ वेरी ऑस्पिशियस, अ पायस, और एक बहुत हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं या तो इंग्लिश गुजराती में, कि वो चीज हमारे लिए एकदम पावन नहीं होनी चाहिए, कि उसको अगर जो यूज किया तो पाप लगेगा. कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो कल्चर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. तो सबसे पहला पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल. कल्चरली, कल्चर को पेट्रोलियम यूज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. बट जैसे ही पीपल का पेड़ की, वुड की बात करूं, कल्चरली दैट ट्री इज रिस्पेक्टेड, इट इज प्रेड, हम उसकी पूजा करते हैं. तो वो चीज कल्चर के अंदर उसको काटना इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. दैट्स व्हाई दैट विल बिकम नॉट अ रिसोर्स फॉर मी. बाकी कोई पेड़ का वुड इज एक्सेप्टेबल, बट पीपल के पेड़ का वुड इज नॉट एक्सेप्टेबल. आपके बुक के अंदर एक दिया है सेक्रेड ग्रू. सेक्रेड ग्रू का मतलब है ट्रीज ऑफ सेक्रेड ग्रू, मतलब कोई सेक्रेड पेड़ का वुड, वो हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है. तो कई जंगल के अंदर ट्राइब्स कंसिडर्ड सम टाइप ऑफ ट्रीज एज वेरी ऑस्पिशियस, कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, तो उसको वो काटने नहीं देते. दैट्स व्हाई इट इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल. सो आई होप यू अंडरस्टूड कब मैं कोई चीज को रिसोर्स बुलाऊंगा, जब इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible and culturally acceptable. So these are the 3 conditions compulsory required for any resource to be called, or any material in nature to be called a resource. These are the 3 conditions. Okay, now let us move a step ahead. अब आता है कि मैं रिसोर्स को कैसे कैटेगराइज करूं. हाउ मेनी टाइप्स, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देयर है. हाउ डू वी कैटेगराइज रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज 2 तरीके से मेजरली आप कैटेगराइज कर सकते हो इन 2 मेजर बकेट्स. फर्स्ट, द रिसोर्स शुड बी ऑफ यूज, कैटेगरीज बाय यूसेज, मतलब ह्यूमन के यूज के हिसाब से उसको मैं कैटेगराइज कर सकता हूं उसके 3 सब पार्ट में. तो फर्स्ट, रिसोर्सेज फॉर लाइफ, उसका यूज हमारी जिंदगी और मौत के लिए है, मतलब वी यूज इट फॉर अवर डेली लाइफ, हम जीने के लिए उसका यूज करते हैं, उसको रिसोर्स फॉर लाइफ बोला जाता है. द फर्स्ट सब पार्ट ऑफ द मेन कैटेगराइज बेस्ड ऑन यूज. ओके, सो रिसोर्स फॉर लाइफ. अब जीने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, जिसके बिना हमारी लाइफ इज नॉट पॉसिबल. आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज आर रिसोर्सेज फॉर लाइफ. Second sub part of the same category based on the resources for materials, हम हमारे डेली यूज के लिए वो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं. तो जैसे कि वुड हो गया, आपका फर्नीचर के लिए वुड यूज होता है. मार्बल हो गया, हमारे क्या बोलते हैं, वी यूज मार्बल फॉर आवर फ्लोरिंग पर्पसेस. गोल्ड यूज करते हैं हम पहनने के लिए, इवन इंडस्ट्रियल यूज होता है. सो दिस मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर अवर डेली यूज, हमारी डेली लाइफ में यूज होता है. जिंदगी जीने के लिए ये जरूरी नहीं है, जीने के लिए कंपलसरी होता है एयर एंड वाटर, बट दीज रिसोर्सेज आर यूज फॉर अवर डेली फंक्शनिंग, हमारे डेली लाइफ को सिंपल बनाने के लिए, उसके अंदर यूज करने के लिए. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स. सो द फर्स्ट कैटेगरी वाज, द मेन हेड कैटेगरी वाज कैटेगराइज्ड बाय यूज. उसके अंदर सबसे पहला रिसोर्स फॉर लाइफ विच हेल्प अस टू लिव. सेकेंड, फॉर मटेरियल्स फॉर अवर डेली यूज. और थर्ड आता है जो रिसोर्सेज से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी. एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज यूज होते हैं उसको रिसोर्सेज फॉर एनर्जी बोलते हैं. सो व्हाट आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ सच? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सनलाइट हो गया, नेचुरल गैस, विंड, वाटर, ये सारी चीज से हम इलेक्ट्रिसिटी, हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो आप एनर्जी के अंदर बोल सकते हो कि गाड़ी को रन करने के लिए चाहिए मेरे को एनर्जी एक्सेट्रा, तो वो चीज को हम रिसोर्सेज फॉर एनर्जी बोलेंगे. सो दैट वाज व्हाट अवर कैटेगराइज्ड बाय यूजेस. अब आता है दूसरे टाइप के मटेरियल्स, और दूसरा, सॉरी नॉट मटेरियल्स, दूसरे टाइप का कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. बट वो जानने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. दोस टर्म्स आर रिस्टोरेशन एंड रीजेनरेशन.
रिस्टोरेशन और रीजनरेशन। अब बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स है बट बहुत सिंपल टर्म्स है। जब मैं रिस्टोरेशन बोलूं तो कोई भी चीज को रिस्टोर करना मतलब कोई चीज ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। लेट अस से मेरी चेयर थी, चेयर टूट गई। अब वो चेयर जो टूट गई है, इसका यूज नहीं है, उसको मैं वापस बना रहा हूं, तो उसको बोला जाता है मैं रिस्टोर कर रहा हूं। आप जैसे कोई चीज को रिसाइकल बिन में डाल देते हैं, वहां से वापस अगर जो लाना है तो हम टर्म यूज करते हैं रिस्टोर। तो यही सेम चीज नेचर के अंदर भी बोली जाती है, रिस्टोरेशन। कोई भी चीज विच हैज बीन डैमेज और डिग्रेडेड एंड द power or the property of the nature to again make it into the same format, उसको बोला जाता है रिस्टोरेशन। तो to return back to the same form is called restoration after it has been damaged or destroyed. That is what we call restoration. एग्जाम्पल अगर जो रियल लाइफ का आपको देखना है तो लेट अस से कि कहीं पे आग लग गई फॉरेस्ट में, और जैसे ही फॉरेस्ट में आग लग गई तो सारी की सारी चीज जल जाती है। बट नेचर के पास पावर है कि जो चीज जल चुकी है उसमें से भी वापस वो एक जंगल खड़ा कर देता है। दैट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। ओके, द इनबिल्ट पावर ऑफ द नेचर टू रीजेनरेट टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर इट हैज बीन डैमेज और डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। अब अभी बात बोल में डेफिनेशन के अंदर मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होता है? ये रिस्टोरेशन से एक और स्टेप आगे, जहां पे कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है वहां पे एक पूरी की पूरी नई लाइफ जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरा बैरन लैंड है जहां पे ऑलरेडी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वहां पे एक सीड में से नया प्लांट उग जा रहा है, एक नया पेड़ बन जा रहा है, एक पूरा का पूरा जंगल वापस हो रहा है जहां पे ऑलरेडी कुछ भी नहीं था बट जीरो से सारी चीज जनरेट हो रही है, उसको बोला जाता है रीजनरेशन। तो दिस इज नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। एंड रिस्टोरेशन मतलब द एबिलिटी ऑफ नेचर टू अगेन कम टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम ऑलरेडी डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड स्टेट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। तो इन दोनों का जो पावर है नेचर के अंदर, दीज आर द टू मेन एबिलिटीज ऑफ नेचर, वन इज रिस्टोरेशन, वन इज रीजनरेशन। ओके, अब इसके बाद रिसोर्सेज का सेकेंड पार्ट आता है। तो पहले हमने देखा था रिसोर्सेज कैटेगराइज बेस्ड ऑन यूज, नेक्स्ट आता है उसकी सेकेंड बकेट, दैट इज रिसोर्सेज categorized based on renewability. Okay, what do you mean by renewability? तो कोई भी चीज हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो वापस हम यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो वापस यूज नहीं कर सकते। बट दोस टर्म्स वर जो आप छोटे थे तब समझते थे आपके सिंप्लिसिटी के लिए। बट रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में जो एक बहुत इनहेरेंट डेफिनेशन है जिसके बेस पे हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बोला गया है, वो अगेन आता है आपका रिस्टोरेशन और रीजनरेशन के बेसिस पे। कोई भी रिसोर्स जो रिस्टोर एंड रीजनरेट हो सके उसको बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Any resources which has the ability to restore and regenerate is called a renewable resource. While a resource which does not have the ability to restore or regenerate are called non-renewable resources. Simple. तो example renewable resources के हमारे पास है wind, solar, wood. They have the power to restore as well as regenerate. While non-renewable resources में petroleum restore और regenerate हो सकता है, but it takes a lot of time. That's why we call petroleum, fuels, minerals, iron, gold, etc. जो भी metals है, these are all non-renewable. अब आता है क्वेश्चन, सर जैसे मैंने अभी बोला पेट्रोलियम, फ्यूल, मिनरल ऑयल, ये सारे चीज तो नॉन रिन्यूएबल बोला, बट
जैसे हमने इधर विंड रखा है, वाटर भी तो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट आजकल वाटर को हम नॉन रिन्यूएबल के अंदर भी कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वाटर रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? वाटर राइट नाउ इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट हैज द पावर टू रिस्टोर एंड रीजनरेट। हाउ? थ्रू वाटर साइकिल्स। बट इसमें बहुत मेजर कंडीशन आती है नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के अंदर कि एनीथिंग बाय ह्यूमन इंटरवेंशन और एनी वे, जब कोई चीज का यूज करने का रेट एंड उसका रिस्टोर और रीजनरेट करने का रेट के बीच में डिफरेंस आ गया, वहां पे वो चीज रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। बहुत ध्यान से समझिए ये चीज। सो व्हेन आई से, लेट अस से, मैं आपका पेट्रोलियम की बात करता हूं। ओके, हम दो कंडीशंस लेते हैं। एक कंडीशन लेते हैं लेट अस से प्री हिस्टोरिक टाइम, या तो फिर बहुत आगे एंशियंट टाइम्स, और एक लेते हैं अपन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियल एज। एंशियंट टाइम्स में पेट्रोलियम का यूज was less while its restoration and regeneration रेट वर हाई। मतलब वो रिस्टोर और रीजनरेट फास्ट हो रहा था कंपेयर टू जितना यूज किया जा रहा था। दैट्स वाई अगर जो एंशियंट टाइम में मैं होता तो पेट्रोलियम को मैं रिन्यूएबल बोलता, बट इन मॉडर्न टाइम्स इसका पेट्रोलियम का रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन रेट आर लो कंपेयर टू द रेट ऑफ यूसेज। जबकि उसका यूज इतनी हाई अमाउंट में हो रहा है कि वो जल्दी खत्म होता जा रहा है रादर देन रिस्टोर और रीजनरेट होने के लिए। दैट्स व्हाई आई विल कॉल पेट्रोलियम एज नॉन रिन्यूएबल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब यहां से एक हाई लेवल का क्वेश्चन समझते हैं। तो सर, क्या वाटर रिन्यूएबल है और इट इज नॉन रिन्यूएबल? आज के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो राइट नाउ वी आर ऑन अ वर्ज वेयर वाटर इज बीइंग कन्वर्टिंग फ्रॉम रिन्यूएबल टू नॉन रिन्यूएबल। क्यों? पानी वाटर साइकिल चल रहा है, बट हमारे इंटरवेंशंस की वजह से वी नो वाटर साइकिल के ऊपर डैमेज आना शुरू हो चुका है। दूसरा, हम वाटर का पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज की वजह से उसका कंटेमिनेशन ज्यादा हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर का वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाटर जो रिस्टोर और रीजनरेट का जो उसका पेस है, वो पेस कम हो गया है कंपेयर टू उसका वेस्टेज का, या तो उसका जो यूज हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैविंग द पावर टू रीजनरेट और रिस्टोर एज क्विकली एज इट इज बीइंग यूज्ड। That's why we say that right now the drinking water is getting converted from renewable to non-renewable. अब क्वेश्चन आएगा, सर ओशन वाटर, बट ओशन का पानी पीने के लिए नहीं फिजिबल है, हम डेली लाइफ के लिए ओशन का पानी नहीं पी सकते। तो बोलेंगे कि सर फिल्ट्रेशन प्रोसेस करो, उसको रिफाइन करो, कर सकते हैं, बट अगेन कंडीशन कौन सी आ गई? इज इट इकोनॉमिकली फिजिबल? दैट इज वेयर। तो ये सारी की सारी कंडीशन को देखते हुए आप बोल सकते हो दैट वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
ओके, सो क्वेश्चन आ सकता है आपको, वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको ये सारे पर्सपेक्टिव्स लिखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, तो इसको बोलते हैं हम, जो व्हाट वी स्टडीड राइट नाउ वाज, वापस एक बार बता देता हूं। पहले हमने देखा कैटेगराइजेशन, नेचुरल रिसोर्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, बेस्ड ऑन यूज, फर्स्ट बकेट, उसके अंदर सब 3 पार्ट्स होते हैं। बेस्ड ऑन रिसोर्सेज फॉर लाइफ, जो हमारे जीने के लिए एक बहुत जरूरी है। दूसरा होता है द रिसोर्सेज विच आर यूज एज मटीरियल्स फॉर आवर डेली लाइफ, एंड थर्ड इज द रिसोर्सेज विच वी यूज एज एन एनर्जी। सेकेंड बकेट आता है आपका बेस्ड ऑन वेदर द रिसोर्स इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज which has the inbuilt capability to restore and regenerate themselves. Non-renewable resources are the resources which do not have the inbuilt capability of restoring and regenerating themselves. So this is where हमारा natural resources के bifurcations complete होते हैं। उसके बाद 2 टर्म और समझते हैं हम, which is ecosystem function और ecosystem service। सिंपल है, इकोसिस्टम फंक्शन मतलब नेचर के अंदर कई सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, हमें कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पानी का फिल्ट्रेशन होना, आप पहाड़ों के अंदर जाओगे, आपको नदी बहती हुई, उसमें एकदम प्योर पानी मिलेगा। क्यों? तो उसका फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक नेचर के अंदर हो रहा है। नेचर सॉइल इरोजन रोकता है। कैसे? पेड़ ऑटोमेटिक जंगल के अंदर उग जाते हैं और उसके रूट्स की मदद से वो सारे के सारे पेड़ का सॉइल इरोजन अटक जाता है। So these are all what we called ecosystem function। एक नेचर का, इकोसिस्टम का इनबिल्ट फंक्शन है, जो चीज होती है जहां पे ह्यूमन कुछ करे ना करे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप चीजें होती रहेगी, उसको बोलेंगे इकोसिस्टम फंक्शन। अब ये इकोसिस्टम फंक्शन में से जब हम चीज को ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम सर्विस। तो जैसे पानी एकदम फिल्ट्रेशन होके बह रहा है और वो एकदम क्लीन वाटर को हम जब पीते हैं, तो वो इकोसिस्टम सर्विस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इकोसिस्टम फंक्शन इज द नेचर्स एबिलिटी टू प्रोसेस समथिंग ऑन देयर ओन इज कॉल्ड इकोसिस्टम फंक्शन। तो इकोसिस्टम्स उसका इनहेरेंट वर्क है, वो चीज उसका नेचर का काम है जो वो करते जा रहा है, और वो काम जो कर रहा है उसकी मदद से जो ह्यूमन का बेनिफिट हो रहा है, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम सर्विस। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, इकोसिस्टम फंक्शन, इकोसिस्टम सर्विस के बाद अब हम देखते हैं रिसोर्सेज का एलोकेशन। नाउ हम सबको पता है कुछ रिसोर्सेज कुछ जगह पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आपको पेट्रोलियम दुनिया में हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक जगह, मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है, तो इंडिया वगैरह के अंदर पेट्रोलियम का आपको अमाउंट कम मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, बहुत कम होगा, बट इट्स नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल टू एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स ओवर हियर। ओके, सो इंडिया के अंदर वो रिसोर्स कम है। वैसे ही कुछ कुछ रिसोर्सेज पूरे दुनिया में इस तरीके से फैले हुए हैं कि किसी के पास वो रिसोर्स बहुत ज्यादा है, किसी के पास वो रिसोर्स बहुत कम है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ज्योग्राफिकल लॉटरी सिस्टम। हम जैसे ही कभी कोई टिकट निकालते हैं और नंबर आ जाता है तो हम बोलते हैं हमारी लॉटरी लग गई। वैसे ही नेचर ने अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज देके एक लॉटरी सिस्टम की है। अब इस लॉटरी सिस्टम की वजह से, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। सो लेट अस से हम जैसे आप सौराष्ट्र की तरफ गुजरात में जाओगे, या तो फिर आप महाराष्ट्र में अपना नागपुर के आगे जाओगे, लातूर डिस्ट्रिक्ट के वहां, तो आपको देखिए हमें देखने को मिलेगा ये चीज कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर ओवर देयर। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पे नॉर्थ इंडिया की तरफ जाओगे, तो वहां पे हमारे पास पानी की बहुत सारी स्ट्रीम्स है। ओके, तो वहां पे नदियां ही नदियां हैं। तो अब वो नदियों का एक जगह पे पानी बहुत ज्यादा है और एक जगह पे पानी कम है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको दिखेगा। नॉर्थ इंडिया की जितनी भी है वो पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे सिविलाइजेशन भी पहले डेवलप हुई, लेटर ऑन धीमे धीमे करके हमारे ऑल ओवर इंडिया में वो सिविलाइजेशन आना शुरू हुआ। सो व्हाट आई मीन टू से इज, जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा होंगे वहां पे ह्यूमन का सेटलमेंट शिफ्ट होना शुरू होगा, वहां पे लोगों का जाके वहां रहना शुरू होगा। क्यों?
वाटर इज द लाइफ रिसोर्स। तो जहां पे आपको वो रिसोर्स एबंडेंस अमाउंट में मिल रहा है जो मेरी डेली नेसेसिटी के लिए जरूरत है, वहां लोग पहले जाके बैठेंगे, वहां पे बसेंगे और वहां पे अपना सिविलाइजेशन आगे बढ़ाएंगे। तो सेम सिस्टम इज विद एनी ऑफ द रिसोर्स इन द वर्ल्ड। जहां पे आपको रिसोर्सेज का एबंडेंस मिलेगा, रिसोर्सेज विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस, वहां पे जहां पे एबंडेंस मिलना शुरू होगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट आपका सेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अब एम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव समझाऊं तो झारखंड की तरफ वहां पे कोल माइंस बहुत ज्यादा है। अफ्रीका में चले जाओ, वहां पे माइंस बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जहां पे माइंस बहुत ज्यादा है, हमें लेबर्स चाहिए होंगे वो माइंस के अंदर जाने के लिए। दूसरा, जहां पे माइंस होगा, जहां पे रिसोर्सेज होगा, उसके बाजू में फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज पहले डेवलप होती है। क्यों? वहां से रिसोर्स सीधा ले सकते हैं। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर आके एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। सो इन शॉर्ट, जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा होंगे वहां पे आपका सेटलमेंट जाएगा, और जितना सेटलमेंट बढ़ेगा एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अब रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ माइंस और ये सारी चीजें नहीं होती है, इवन लैंड इज अ रिसोर्स। तो आप देखोगे गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ लैंड, उनके पास बहुत सारा लैंड पड़ा हुआ है। सो फॉर इंडस्ट्रीज टू डेवलप देयर फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट उनको लैंड देती है एज अ रिसोर्स, और क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा है तो इंडस्ट्रीज वहां जाती है, अपना सेटअप करती है, और जैसे ही सेटअप करता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते हैं। सो रिसोर्सेज जितने ज्यादा होंगे उसका फर्स्ट एडवांटेज हुआ आपका सेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा, एक जगह पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है, दूसरी जगह पे रिसोर्स कम है, तो क्या होगा? इनको भी तो एट द एंड ऑफ द डे वो रिसोर्स चाहिए। तो वो रिसोर्स लेने के लिए क्या करेंगे? उनके पास जो रिसोर्स ज्यादा होगा वो इनको देंगे, और इनके पास जो रिसोर्स होगा वो इन ए को, बी को देंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से ए और बी दो है। ए के पास वाटर बहुत ज्यादा है, बी के पास मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक रिसोर्स लेट अस से सैंड बहुत ज्यादा है, दैट इज सिलिकॉन। अब ए को अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सिलिकॉन चाहिए, जबकि बी को उनके पास पानी की कमी है, तो दे विल रिक्वायर वाटर एज अ मेन रिसोर्स फॉर देयर सिटीजन सर्वाइवल। तो इस वजह से ये लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे। नाउ द ट्रेड इज नॉट हैपनिंग कि ये मेरे को सैंड दो और मैं तुम्हें वाटर दूंगा, नहीं, ट्रेड हो रहा है आपकी करेंसी में ही, बट बोथ दोनों का काम जरूरी है, जो चीज रिसोर्स चाहिए वो मिल रही है, तो इस वजह से वो अपने रिसोर्स लेने के लिए दूसरी तरफ जाएंगे, और ए बी के पास सिलिकॉन रिसोर्स लेने के लिए जाएंगे। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड एडवांटेज आता है आपका, एक ट्रेड पैटर्न देखने को मिलेगी, पीपल स्टार्ट ट्रेडिंग। अब ये तो एडवांटेजेस हो गए, बट बिकॉज ऑफ दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अब डिसएडवांटेज के अंदर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हमें दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, राइट? सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया के केस में ही, लेट अस गो लोकल एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा डिसएडवांटेज पहला। तो जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, नाउ वी आर अवेयर, अगर जो आपने न्यूज वगैरह देखी हो तो समर टाइम के अंदर मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द इयर्स समर टाइम के अंदर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में अक्सर फाइट होती है। किसको लेके? कावेरी के पानी को लेके, कावेरी वाटर। Why is this fight happening on the case of water, on the resource of water? Because Kaveri is the only source of water, a river which flows between Karnataka and Tamil Nadu. अब कर्नाटका के लोगों को भी पानी चाहिए, तमिलनाडु के लोगों को भी पानी चाहिए। अगर जो सारा और पानी, अगेन कावेरी, हमने 9th स्टैंडर्ड कावेरी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 9th-10th के अंदर, इट इज अ सीजनल रिवर। इसका मतलब है कावेरी के अंदर अनलाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना जहां पे पूरे साल पानी होता है, कावेरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉनसून सीजन की वजह से पानी आता है। जैसे ही बारिश की सीजन में जितना पानी भरेगा वो नदी में आएगा, डैम्स बना के उसको स्टोर करेंगे, उसके बाद पूरे साल वही पानी को यूटिलाइज करना है।
अब बाय डिफॉल्ट समर टाइम की वजह से एक तो पानी इवापोरेट भी होता है, दूसरा हमारा यूसेज बढ़ जाता है। तो फॉर दैट रीजन कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट कर्नाटका पीपल विल से मेरे लोगों को भी पानी चाहिए, तमिलनाडु विल से हमारे लोगों को भी पानी चाहिए। सो फॉर दिस रिसोर्स there is a conflict happening between the two states and the people of these two states. So uneven distribution of water की वजह से आपको इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ओके दूसरा आपको सेम चीज आपको इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगी। रिसेंटली यहां पे आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया गया है, जहां पे ब्रह्मपुत्र आती है चाइना से, तिब्बत होते हुए इंडिया के अंदर एंटर होते। वहां पे चाइना ने तिब्बत के अंदर अभी रिसेंटली एक डैम बनाना शुरू किया है। सो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट हैपनिंग कि आप वहां पे इतना बड़ा डैम बनाओगे तो हमें जो पानी चाहिए हमारे एग्रीकल्चर के लिए वो नहीं मिलेगा। सो वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बट दिस इज हाफ स्टेटमेंट। आप जब आगे देखेंगे, आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे तो उसका बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डीप, बट एक चीज समझ लो, ब्रह्मपुत्र के अंदर मेजोरिटी पानी हमारे इंडिया के अंदर बारिश से आता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी चाइनाज। हाँ, बट डैम की वजह से कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं जो पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकली बहुत इफेक्ट हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल उन्होंने लेटेस्ट से डैम का दरवाजा ऑल ऑफ अ सडन खोल दिया, तिब्बत के अंदर बहुत बारिश हुई, वहां पे रिजर्वॉयर भर गया डैम की वजह से। अब वहां के तिब्बत के लोगों के लिए या तो चाइना के लोगों के लिए हो सकता है कि फ्लड सिचुएशन तैयार हो जाए, तो उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए। अब जैसे ही फ्लड गेट्स खोलेंगे क्या होगा, पूरा का पूरा पानी नीचे इंडिया की तरफ आएगा और इंडिया के अंदर फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज ऑलरेडी बारिश की वजह से हमारे वहां ब्रह्मपुत्र में पानी हर साल रहता है ज्यादा, ऊपर से दूसरा एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, वो फ्लड सिचुएशन आ सकती है। सो दैट इज वन कन्फ्लिक्ट। बहुत रिसेंटली हमने कन्फ्लिक्ट देखी थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी की, जहां पे हमने पानी को, हमारा रिसोर्स को हमने बंद कर दिया था। पाकिस्तान के अंदर से इंटरनेशनल लेवल पे जाके केसेस शुरू कर दिए थे कि ये इंडस वाटर का पानी बंद नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। सो हियर व्हाट आई मीन टू से कि कोई भी रिसोर्स जहां पे एबंडेंस होता है और जहां पे नहीं होता है, उसकी वजह से कुछ एडवांटेजेस तो है ही, बट देयर आर डिसएडवांटेजेस आल्सो, एंड वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस इज अ कन्फ्लिक्ट हैपनिंग। दो जनों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, दो कंट्री के बीच में हमेशा कंफ्लिक्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आता है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी उसी के रिसोर्सेस के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ जगह पे रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, कुछ जगह पे रिसोर्सेस कम है। अब जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स है, नॉर्मली उनके माइंडसेट में क्या चलता है कि वो रिसोर्स बेच के मैं पैसा लूं, मैं जितना हो सके उसको ट्रेड करूं, रिसोर्स को ट्रेड कर दूं, एंड आई अर्न मनी फ्रॉम इट। दैट्स अ वेरी गुड इंटेंशन, कोई डाउट नहीं है, हमारे पास रिसोर्स हो तो हम क्यों ना दे, और उससे वी अर्न मनी। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट माइंडसेट कम्स इनटू द पिक्चर कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स बेच के मेरे को पैसे कमाने हैं। Now resource when it comes from the ground, from the nature, it is considered to be a very cheap resource compared to the value addition product. तो जो कोयला निकलता है, वो कोयले को बेच के अगर जो आप पैसे कमा रहे हो, कंपैरेटिवली वो कोयले का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी किसी को बेच रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा ज्यादा है कंपेयर टू कोल। और इसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ प्लेंटी की वजह से जिस कंट्री, जिस स्टेट के पास, जिस रीजन के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व्ड कि दे आर नॉट डेवलप्ड, दे डोंट फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट और यूज ऑफ दैट रिसोर्स टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट एंड देन सेल इट एंड अर्न मनी एंड डेवलप देमसेल्व्स। रादर दे फोकस ऑन just selling that resource and earning money, which is a low income generation technique strategy. Okay, so this is where we say कि natural resource is also a curse. एग्जाम्पल देते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। अगेन आई विल गो टू झारखंड। झारखंड के अंदर देर आर मैनी, मतलब इंडिया का मैक्सिमम कोल माइंस आर इन झारखंड। फिर भी झारखंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री इन द मैटर ऑफ इकोनॉमी। क्यों?
सेम रीजन, जितना रिसोर्स है वो रिसोर्स बेच के ट्रेड करके दे वांट टू क्रिएट एन इकोनॉमी। अगेन अच्छा है बट इट इज अ लो इनकम। उसी के सामने गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दे टेक कोल, गिव इट टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसके थ्रू प्रोडक्ट बना के दे इंक्रीज देयर इकोनॉमी। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब वैसा ही एग्जाम्पल अगर जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर जो मैं बताऊं तो आपका अफ्रीका का हो गया। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इतनी ज्यादा गोल्ड माइंस है, कॉन्गो इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड। फिर भी कॉन्गो इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड और द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे जितनी भी गोल्ड माइंस है वो गोल्ड माइंस में से ट्रेड करके दे आर अर्निंग, दे आर क्रिएटिंग इकोनॉमी, बट अगेन वो गोल्ड का इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, पर्सनल, ज्वेलरी के अंदर यूज करके बाकी सारी कंट्री ने पैसे बना लिए एंड कॉन्गो उधर के उधर रह गए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंडिया के अंदर कोल माइंस आपको इधर दिखेगी, आपको बोकारो का स्टील प्लांट मिलेगा। ऑल दिस प्लेसेस आर बैकवर्ड कंपेयर टू द प्लेसेस जो वो स्टील का यूज करके, कोल का यूज करके आगे बढ़ गई। नेक्स्ट आता है डिसरप्शन ब्रेकिंग द साइकिल। अब ये डिसरप्शन ब्रेकिंग द साइकिल का क्या मतलब हुआ? जैसे ही हमने रिसोर्सेज वगैरह बनाना शुरू किया, तो जैसे ही रिसोर्सेज बनाना शुरू किया, एट द एंड ऑफ द हमने क्या किया? इंडस्ट्रीज का प्रोसेस बढ़ा। सो व्हेन वी एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसका वैल्यू एडिशन करके हमने इंडस्ट्री सेटअप की। अब जैसे ही इंडस्ट्री सेटअप हुई, सबसे पहले चीजें क्या आई? पॉल्यूशन। कोल बंद किया, वाटर केमिकल प्लांट्स हुए, वो सारे के सारे हमने चीजें बाहर नेचर के अंदर डंप करी। अब जैसे ही नेचर के अंदर डंप करी, डेफिनेटली है कि वो चीज उससे नेचर को डिग्रेडेशन हो गया, और जैसे ही नेचर का डिग्रेडेशन हो गया, उसका रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन की कैपेबिलिटी कम हो गई, एंड दैट इज वेयर वी आर ब्रेकिंग द साइकिल। मैंने आपको अर्लियर एग्जांपल दिया था वाटर का, वाटर हाउ इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम रिन्यूएबल टू नॉन रिन्यूएबल। वन ऑफ द रीजन, दिस इज व्हाट वी से, बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन द ब्रेकिंग ऑफ साइकिल ऑफ द नेचर इज हैपनिंग। जो चीज रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन का पावर है नेचर का, वो हमारे एक्टिविटी के थ्रू कम होता जा रहा है। वन इज द इंडस्ट्री, ह्यूमन का सिविलाइजेशन बनना, अननेसेसरी उसका यूज करना, जुडिशियली यूज ना करना, दिस ऑल इज लीडिंग टू द ब्रेकिंग ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर। ओके, नेक्स्ट, अब इस साइकिल को कैसे रोका जाए? द ओनली वे इज रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप। रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप का मतलब है वी हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल अवर रिसोर्सेज, सो दैट ये चीज सस्टेनेबली हम उसको यूज कर सके। एंड सस्टेनेबल का मतलब होता है दैट वी यूज इट इन सच अ वे दैट our future generation is able to use it. We are not depleting all these resources in our generation itself. हम इसी जनरेशन में, हमारे जनरेशन में वो चीज को खत्म ना करें, उसको इस तरीके से यूज करें कि नेक्स्ट जनरेशन इसको यूज कर पाए। अब इंडस्ट्री की वजह से, हमारे डेवलपमेंट की वजह से, हमारे प्रोग्रेस की वजह से, देयर आर 2 और 3 एग्जांपल्स गिवन कि किस तरीके से हमने ये सारा का सारा नेचर को डिसरप्ट किया। स्टीवर्डशिप के भी एग्जांपल दिखेंगे, रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप लेके, अकाउंटेबिलिटी लेके कैसे हमने वो चीज चेंज करी, बट बहुत कम जगह पे हुई। वी हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्प्रेड इट अक्रॉस द प्लेनेट। फर्स्ट एग्जांपल आता है आपका इसके अंदर पंजाब का। दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। यहां पे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में वर्ड्स सुनोगे, फिर आप यहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या हुआ वो सारे टर्म्स देखोगे। लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्यों इतना दारोमदार दिया गया। सो वी आर टॉकिंग आफ्टर अवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया वॉज नॉट दैट सेल्फ रिलायंट इन फूड। हमारे वहां पे फूड आता था यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज से।
अब एक पॉइंट पे हमारे ही कंट्री की प्राइम मिनिस्टर दे वेंट टू यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि उस साल इंडिया के अंदर फेमाइन आया था, बारिश कम हुई थी और बारिश कम होने की वजह से हमारे वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ था। सो नॉर्मली जितना फूड हमें मिलता था थ्रू यूरोप, इस बार हमें ज्यादा फूड की जरूरत पड़ी थी, बिकॉज हमारे वहां ऑलरेडी हमारा फूड जितना बनता था वो नहीं बना था। वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट एग्रीकल्चर में, बिकॉज वी वर रेन डिपेंडेंट कंट्री। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वी वेंट फॉर द हेल्प ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज कि वो हमें एक्स्ट्रा फूड भेजे। बट समहाउ अमेरिका इंसल्टेड आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसल्ट द प्राइम मिनिस्टर टुक दिस एज अ चैलेंज कि नाउ हैंस फॉरवर्ड हम कभी भी खाने के मामले में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वी विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। हम अपने खुद का फूड इतना बनाएंगे कि हमें किसी के सामने, हमें किसी के पास से मांगना ना पड़े। और वो जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। दैट इंडिया के अंदर हम इस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, हम बाकी सारी कंट्री से सीखेंगे कि कैसे हम अपना खुद का कंट्री के अंदर फूड प्रोडक्शन बढ़ा सके। एंड देयर वी वेंट टू इजराइल, वी वेंट टू सम यूरोपियन कंट्रीज, वी वेंट टू सम वेरी डेवलप्ड कंट्रीज। उनसे हमने केमिकली एग्रीकल्चर टेक्निक सीखी, और पंजाब, हरियाणा, नॉर्थर्न बेल्ट जहां पे आपका मेजर रिवर्स फ्लो होती है, जहां पे पानी, नदियां अवेलेबल है टू गिव दी वाटर, हमने वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। अब व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका बैकएंड पता चला कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करी गई, जैसे कि एक एरिया के अंदर हर साल अगर जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है तो एक क्रॉप के अंदर कुछ लिमिटेड कैपेसिटी होती है, एंड दैट कैपेसिटी इज बेस्ड ऑन द लैंड सॉइल्स फर्टिलिटी। ओके, सन तो उतना ही आ रहा है, पानी भी हम उतना ही दे रहे हैं, लेकिन सॉइल की कैपेसिटी जितनी होगी उतना वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट्स को देंगे और वो प्लांट्स के अंदर फूड प्रोड्यूस होगा। एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हमने बोला, हमने ये किया कि जितना हो सके सॉइल को रिच बनाओ, जितना हो सके उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालो। दूसरा, क्रॉप की हमेशा हम देखेंगे तो एक क्रॉप जब ग्रो किया जाता है तो उस लैंड में से कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने हिसाब से ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर हम दूसरे टाइप का प्लांट उसके अंदर ग्रो करते हैं, तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एब्जॉर्ब करेगा और उसको जो नहीं चाहिए वो वापस प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर वापस वो उसके अंदर एब्जॉर्ब करवा देगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस। मान लो मेरा ए क्रॉप है और मेरा बी क्रॉप है। ए क्रॉप को चाहिए फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और बी क्रॉप को चाहिए फॉर एग्जांपल पोटैश। ए क्रॉप को सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की जरूरत है ग्रो करने के लिए, जबकि बी क्रॉप को पोटैश मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए। तो नॉर्मली जब एग्रीकल्चर होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये ए क्रॉप उगाएंगे, ए क्रॉप लैंड में से पूरा का पूरा नाइट्रोजन ले लेंगे और उसको पोटैश की जरूरत नहीं है तो वो पोटैश उसके अंदर लैंड के अंदर रिप्लेनिश कर देंगे। अब नेक्स्ट उसी जगह पे अगर जो मैं बी प्लांट उगाऊंगा तो बी प्लांट क्या करेगा, जो भी ए ने पोटैश अंदर डाल दिया है, ये नाइट्रोजन ले लिया और पोटैश अंदर डाल दिया। अब बी प्लांट क्या करेगा, जितना भी पोटैश ए प्लांट ने अंदर रखा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और नाइट्रोजन सॉइल के अंदर वापस रिप्लेनिश कर देगा। तो वापस ए का टर्न आएगा, ए नाइट्रोजन ले लेगा। दिस इज हाउ वी डू, एक के बाद एक वो उस हिसाब से क्रॉप हम ग्रो करते हैं। बट इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, बिकॉज लैंड लिमिटेड है। तो लैंड के अंदर अगर जो हमें एक ही टाइप के क्रॉप ग्रो करके मैक्सिमम सिटीजन्स को अगर जो देना है, सो व्हाट वी टोल्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज, हम ए टाइप का क्रॉप, क्योंकि ए टाइप के क्रॉप के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, फास्ट होता है, और एक ही क्रॉप के अंदर ज्यादा मेरे को जितना हो सके उतना प्रोडक्शन मिलेगा, उतने ग्रेन्स मिलेंगे। तो इस वजह से मेजर फोकस किया गया वीट के ऊपर, वीट और राइस के ऊपर मेजर फोकस किया, वीट, राइस, पैडी, ये सारे क्रॉप्स के ऊपर। तो ये सारे क्रॉप्स जब हम एक सॉइल के अंदर रख रहे हैं तो बाद में बी को वापस उसके अंदर ग्रो नहीं करवाया। हमने क्या बोला,
वीट रुक गया है, ये जैसे ही हमने काट लिया, नाइट्रोजन तो खत्म हो गया है, कोई टेंशन नहीं, हम फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन का लाएंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालेंगे और सॉइल के अंदर डालते जाएंगे, तो जो नाइट्रोजन खत्म हुआ है वो वापस हम नाइट्रोजन से रिप्लेनिश कर देंगे सॉइल को। तो एक बार जैसे ही पहला क्रॉप गया, वापस सेम क्रॉप में वापस उगाऊंगा, तो इस बहाने मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वो क्रॉप का, वो ग्रेन्स का। दिस इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो दिस इज अ गुड टेक्निक, अच्छा है, जितना हो सके उतना क्रॉप ज्यादा है। बट जो क्रॉप्स हमने उगाए हैं, वीट जिसके ऊपर फोकस किया, those crops are very much water guggling, these crops, तो जो क्रॉप्स हमने उगाए वीट, वो वीट क्रॉप्स आर वेरी मच वाटर डिपेंडेंट, उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और पानी के लिए अगेन नदियां तो है, बट गवर्नमेंट ने, हम अक्सर बोरवेल, क्योंकि नदियां कहीं फार्मलैंड से काफी दूर होती है, तो वहां से कनाल बनाए और इरिगेशन करे, उससे बेटर है इरिगेशन हमने बोरवेल, पानी अर्थ ग्राउंड वाटर से हमने निकालना शुरू किया। बिकॉज पंजाब हरियाणा के अंदर बहुत सारे रिवर्स है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जितना हो सके उतना ग्राउंड वाटर निकालना शुरू किया। अब फार्मर्स को वो ग्राउंड वाटर निकालने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ने फ्री कर दी, क्यों? क्योंकि उनको ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जितना हो सके उतना क्रॉप ज्यादा बढ़ाने हैं। तो अगर जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा रखी, तो हो सकता है कि फार्मर वो पानी ना निकाल पाए और कुछ क्रॉप्स हो सकता है कि वेस्ट चले जाए। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री कर दी और फार्मर्स ने पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर निकालना चालू कर दिया। अब वीट को चाहिए पानी ज्यादा, ग्राउंड वाटर नीचे से आ रहा है, ऊपर से फर्टिलाइजर्स हम लैंड के ऊपर डाल रहे हैं, धीमे 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 करके क्या हुआ, सारा का सारा ग्राउंड वाटर कम होना शुरू हो गया। बिकॉज unjudicious use of resources will at the end of the day result in the depletion of that resource. ग्राउंड वाटर यहां से खत्म होना शुरू हो गया। सेकेंड, अब ये जो फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं हम, फर्टिलाइजर, अब कुछ भी केमिकल आप कभी भी एक्स्ट्रा एक्सपोज करोगे तो वो केमिकल से कुछ ना कुछ आपका बैक फायर होने ही वाला है। और यहीं पे जहां पे जैसे ही फर्टिलाइजर्स हमने ज्यादा डालने शुरू किए, लैंड के अंदर नाइट्रोजन तो बढ़ गया, बट बिकॉज ऑफ दैट लैंड की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। सेकेंडली, लैंड की टॉक्सिसिटी बढ़ गई। अब जैसे ही लैंड की टॉक्सिसिटी बढ़ी, पानी आता ही जा रहा है, क्योंकि लैंड की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। ठीक है, तो ये जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब भी कम करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से ज्यादा पानी डालते जा रहे हैं। अब जो ज्यादा पानी डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली है वो वाटर अंदर जाएगा, बट अंदर क्या लेके जाएगा? सारे के सारे केमिकल्स को लेके जा रहा है अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका लैंड भी टॉक्सिक होना शुरू हो गया। पानी खत्म, लैंड टॉक्सिक, और वो जो लैंड टॉक्सिक है, एट द एंड ऑफ द डे वहां पे अगर जो मैं वापस क्रॉप उगाऊंगा, तो वो क्रॉप के अंदर जितने भी ग्रेन्स या तो प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर भी तो टॉक्सिसिटी जाएगी। सो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड वाटर के अंदर टॉक्सिसिटी है, आपके ग्रेन्स और क्या बोलते हैं क्रॉप्स के अंदर टॉक्सिसिटी आ गई, पानी खत्म होना शुरू हो गया। ऑल दिस रिजल्टेड इन व्हाट वी कॉल डिसरप्शन ऑफ दिस साइकिल इन पंजाब। तो पंजाब के अंदर सीवियर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल शुरू हो गया। वहां पे 80% ऑफ लैंड अब आपकी ओवर एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, उसको जितना चाहिए उससे ज्यादा फर्टिलाइजर, उससे ज्यादा पानी खींच लिया। एंड ऑल दिस थिंग्स आर रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन increase in toxicity of the land as well as decrease in the production capacity of crops in Punjab. Okay, so this is what we called the depletion or the first case file, जहां पे पंजाब के अंदर आपको ओवर एक्सप्लॉइटेशन दिख रहा है ग्राउंड वाटर का। तो इसका सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है इसका सिक्किम के अंदर। तो सिक्किम के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रेटेजिकली पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर कर दिया। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी चीज हम बाहर से केमिकल चीजें नहीं डालते हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नेचर।
तो कल उठ के अगर जो फर्टिलाइजर, पहला तो क्रॉप का जो हम चेंज करते हैं, क्रॉपिंग की जो सीजन होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, पहले ए, उसके बाद बी, फिर बी खत्म हुआ तो वापस ए। तो नेचुरली आपकी सॉइल के अंदर जो नेचर को जिस हिसाब से रिप्लेनिश करता है उस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना शुरू किया। सेकंड, आपके क्रॉप्स एंड सॉइल हमेशा इंटेक्ट रहेंगे और क्रॉप्स बहुत हाई क्वालिटी का क्रॉप्स देंगे, आपको ग्रेन्स देंगे, फ्रूट्स देंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको बहुत हाई क्वालिटी की मिलेगी। तीसरा, क्योंकि फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं गया, लैंड टॉक्सिक नहीं है, पानी इतना साफ है, वहां पे ग्रीनरी इतनी ज्यादा हो गई कि टूरिज्म बढ़ गया वहां पे सिक्किम में। ओके, सो दीज आर दी, जो एक्शन लिया गया 100% ऑर्गेनिक, उसके जो आउटकम्स आए, दीज आर दी आउटकम्स। ओके, सो टूरिज्म बढ़ना, आपका क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो जाना, आपके वाटर लेवल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आना, अगेन इट इज गेटिंग रिप्लेनिश, लैंड टॉक्सिक नहीं हो रही है। All these are the advantages which we saw in Sikkim through organic farming, and that's why we called organic farming is a sustainable agriculture transformation. हम future generation के लिए हमारा land, हमारा पानी, हमारे crops, हमारा nature सेव करके जा रहे हैं। आज ही सारी चीज हमारे स्वार्थ की वजह से, हमारे ग्रिड की वजह से खत्म नहीं कर रहे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द केस फाइल ऑफ सिक्किम। पंजाब का जो डिप्लीशन हुआ उसका सॉल्यूशन हमें सिक्किम की केस फाइल में मिलती है। ओके, दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर का इनकम ग्रू बाय 20%। पंजाब में आएगा कि फार्मर जितना ज्यादा क्रॉप करे उनको इतना इनकम मिल रहा है, गुड, लेकिन एक पॉइंट के बाद तो वो खत्म हो गया। व्हाइल दिस पीपल आर ग्रोइंग नॉन स्टॉप, वो चले जा रहा है। दूसरा, बिकॉज इट इज वेरी प्योर, फार्मर्स का इनकम 20% इंक्रीज हो गया। आप देखोगे नॉर्मल सब्जी लो और एक ऑर्गेनिक सब्जी लो, ऑर्गेनिक महंगी होगी बट आपके डॉक्टर के बिल कम करेगी कंपेयर टू द चीप वेजिटेबल्स, जो कार्बाइड वाले वेजिटेबल्स या तो फिर आप केमिकल वाले वेजिटेबल्स यूज कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर कि वो फार्मर का इनकम 20% ग्रो गई, बिकॉज सिटीजन्स वुड प्रीफर नॉट टू गिव एक्स्ट्रा एक्सपेंस टू द डॉक्टर एज वेल एज अपनी हेल्थ को बिगाड़ो। इससे बेटर है मैं प्योर खाऊंगा, भले थोड़ा महंगा खाऊंगा बट आई विल ईट प्योर स्टफ। ओके, अब ये सारी चीजों के बारे में जो कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने बोला रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप। तो रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप हम दो तरीके से देखते हैं। एक है हमारे हिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड के प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स को, ट्रीज, प्लांट्स, जितना भी नेचर है उसका ध्यान रखने के लिए ऑलरेडी अ डॉक्यूमेंटेशन इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज, आयुर्वेदा मतलब उसका ट्रीटमेंट। ओके, सो वृक्ष आयुर्वेदा नाम की एक बुक है और एक नॉलेज सिस्टम ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है, जिसके अंदर ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि हाउ अ होलिस्टिक डेवलपमेंट और द होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ अ प्लांट कैन बी अचीव्ड विदाउट यूजिंग द केमिकल्स। नेचुरली ही उस चीज को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं ताकि वो प्योर रहे। At the same time, for the future sustainability, गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल रिसोर्स का जितना हो सके उतना यूज करने के लिए हमने फ्रांस के साथ एक टाई अप किया सोलार इनिशिएटिव के लिए। सोलार अलायंस बना है, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, ताकि दुनिया के अंदर हम जितना चाहे उतना सोलार को यूटिलाइजेशन कर सके, बिकॉज इट इज अ रिन्यूएबल फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलार का यूज करेंगे तो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कोल की वजह को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हम वुड को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो सारी चीजों का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सोलार का जितना यूज करेंगे एक तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वैसे ही सोलार का यूज हम सोलार कुकर वगैरह के अंदर भी यूज कर सकते हैं ताकि घर के अंदर गैस, वुड का यूटिलाइजेशन कम हो जाए। सो दीज आर कॉल्ड सोलार अलायंसेस, जो हमने रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप ली है टू मेक ऑल दिस एफर्ट्स कम सो दैट वी रिमेन so what we have done is we have international solar alliance ke through we have taken this responsible stewardship to take care that sustainable development of natural resources are taking place. Okay, last part of this chapter, इस चीज को जितना हो सके उतना we have to focus on our nature और नेचर का सेफ लेके, नेचर को प्रिजर्व करके कैसे जाना है, वो चीज को हमारे इंडियन
एजुकेशन नॉलेज सिस्टम में बोला जाता है लोक संग्रह। लोक मतलब पीपल, संग्रह मतलब उसको सेव करना, प्रिजर्व करना। तो लोग वो चीज को, पीपल सेव और प्रिजर्व द थिंग, उस चीज को जितना हो सके उतना हमें स्प्रेड करना है, उसको लोक संग्रह बोला जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी मच एक्सटेंसिवली और वेरी बहुत क्लियर लैंग्वेज में हमारे सारे के सारे वेद और पुराणास में दिया गया है। वन थिंग विच इज यू विल बी एबल टू सी इट इज इन भगवत गीता ऑल्सो, ये लोक संग्रह के बारे में बताया गया है। ओके अब दूसरा, सो वी आर कॉल्ड टू ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स, एक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। हमारे खुद के, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सो हमारे खुद के ग्रीड को, डिजायर्स को जितना हो सके उतना हमें रोकना है, सो दैट वी एक्ट फॉर द वेलबींग फॉर ऑल। सबके वेलबींग के लिए हमें काम करना है। हमारे पर्सनल ये जनरेशन या कुछ लोगों के ग्रीड की वजह से सारे लोगों को इस चीज का डिसएडवांटेज ना भुगतना पड़े। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द नेचुरल रिसोर्स। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर कुछ फैक्ट्स दिए हैं। सो हमारे नाउ इस चीज को ध्यान में रखते हुए देयर आर सम फैक्ट्स विच आर गिवन। व्हाट आर दिस फैक्ट्स? कि टोटल ट्रीज ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करती है पर दिन में? 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरेज, ठीक है, 275 लीटर्स के आसपास वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, नेचर में देते हैं। उसके सामने ह्यूमंस को कितना चाहिए? वी नीड 350 लीटर्स। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हमने इतना ज्यादा उसका डिप्लीशन किया है ट्रीज का कि आज जो हमारी ट्री की कैपेसिटी है वो सिर्फ 275 लीटर्स है, उसके सामने चाहिए कितनी? 350 लीटर्स। हमने ट्रीज को, नेचर को इस तरीके से इंपैक्ट किया है। सो यू कैन सी बाय डिफॉल्ट यहां पे ऑलरेडी हमें अप्रोक्स 75 लीटर्स का एवरीडे ऑक्सीजन का डिप्लीशन दिख रहा है। इफ वी कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस, जस्ट इमेजिन एक टाइम आ जाएगा जब हम सारे लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके घूम रहे होंगे। जैसे अभी पानी की बोतल लेके चलते हैं 20-20 लीटर, 20-20 रुपए की, सेम ऐसा टाइम ना आ जाए कि हम ऑक्सीजन के बॉटल्स लेके घूम रहे हो। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये चीज हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं, बट हमारे फ्यूचर जनरेशन के लाइफ टाइम में भी ना आए। ओके, लास्ट, सो दिस इज हाउ पाथ फॉरवर्ड फॉर स्टीवर्डशिप इज। हमने जो अभी किया उसको शॉर्ट में समझा दिया गया है। जितना हो सके हम नेचर के रिस्टोरेशन को रिस्पेक्ट करें, और वो रिस्पेक्ट करने के हिसाब से जितना हो सके उसको सपोर्ट करें, ताकि नेचर उसी तरीके से रिस्टोरेशन होता रहे और रीजेनरेट होता रहे। जितना हो सके उतना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें, जितना हो सके उतना बायोडाइवर्सिटी के लॉस को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करें कि हाँ वहां पे लॉस हो रहा है नेचर के अंदर। देयर आर सर्टेन स्पीसीज विच आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, उनकी वजह से डायरेक्ट फूड चेन के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। सो लेट अस रिकॉग्नाइज दिस एंड वर्क टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स द स्टीवर्डशिप। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ले। और लास्ट में जैसे मैंने बोला, रीजेनरेटिव इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दे। रीजेनरेटिव इकोनॉमी मतलब एग्जांपल इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। रीजेनरेटिव इकोनॉमी नेचर को रिप्लेनिश करने दे और वहां से हम एक इकोनॉमी बनाए। सो दिस इज कॉल्ड रीजेनरेटिव इकोनॉमी मॉडल। So I hope you have understood this chapter, the natural resources, grade 8 chapter 1. इस चैप्टर में आपको और कुछ भी डाउट हो तो let us know in the comments. We will come back with some solution of that your problem through the video and try to rectify this problem. Apart from this, if you want to understand the chapters of math, science, social science and English more deeply, just like what we understood today, please follow our channel. You will find a repository of videos. आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां पे ऐसे ही डीप जाके हमने सारे कंसेप्ट समझाए हैं। Thank you. We will meet in the next video.